आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिर मूवी का स्टार्ट होता है और हम एक शहर को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब होती है क्योंकि पूरा शहर तबाह हो चुका था और यहाँ पर कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, यानी कि वो पूरा शहर बिल्कुल वीरान था क्योंकि असल में इस पूरे शहर में एक काफी खतरनाक रेडिएशन फैली हुई है और इस रेडिएशन में सारे लोग मारे गए और जितने भी लोग सर्वाइवर हैं, यानी कि जो भी अभी तक जिंदा बचे हैं, वो बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगले सीन में हम एना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक प्रोटेक्टिव सूट पहनकर शहर जाती है कुछ जरूरी सामान लेने के लिए। सामान लेने के बाद वो अपने घर जाने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचती है तो वो फौरन ही अपने सूट को निकाल देती है क्योंकि असल में एना जहाँ पर रह रही थी वो जगह पहाड़ों और जंगल से घिरा होने की वजह से बिल्कुल सेफ थी। लेकिन घर आने के बाद एना अच्छे से नहाती है और खुद को पूरी तरह से साफ करती है ताकि अगर उसकी बॉडी पर कोई रेडिएशन होगी तो वो ना रहे। ऐसा करने के बाद एना सो जाती है। फिर अगले दिन एना जो अपने डॉग के साथ अपने लगाए हुए ट्रैप को देखने के लिए जाती है तो वो देखती है कि इस ट्रैप में तो कोई भी चीज नहीं फंसी यानी जो उसके खाने के काम आ सकती। लेकिन तभी अचानक से एना का डॉग वहाँ से भागने लगता है, इसीलिए अब एना भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। जहाँ वो अपने डॉग का पीछे करते करते एक अजीब तरह की दिखने वाली गाड़ी के पास पहुँचती है और तभी उसका डॉग किसी को देखकर वहाँ से भागने लगता है। इसी वजह से अब एना भी एक जगह पर छुपकर ये देखने लगती है कि आखिर वहाँ पर कौन है, लेकिन जिसको देखकर उसका डॉग वहाँ से भाग गया। जहाँ पर एना देखती है कि एक आदमी एक सूट पहने उसी गाड़ी के पास आता है और इस आदमी का नाम जॉन होता है। फिर वो अपनी मशीन से वहाँ पर रेडिएशन चेक करने लगता है, लेकिन उसे यहाँ पर रेडिएशन नहीं मिलती, जिसकी वजह से जॉन काफी खुश हो जाता है और वो अपना सूट उतार देता है और खुशी से जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है। खैर ऐसा करने के बाद जॉन वहाँ से आगे बढ़ जाता है, जहाँ उसके जाने के बाद एना अब उसकी गाड़ी के पास आती है, लेकिन तभी एना का डॉग उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और जब एना उसके पीछे पीछे जाती है तो उसे जगह पर जॉन दिखाई देता है जो कि इस टाइम वाटरफॉल से गिरने वाले पानी में नहा रहा होता है। तब एना फौरन से भागकर उसके पास आती है और जल्दी से उसे पानी से निकलने का कहती है, लेकिन जब जॉन एना के पास गन दिखता है तो वो डर भी जाता है और अलर्ट भी हो जाता है, इसीलिए वो फौरन से ही अपनी गन उठाकर एना पर पॉइंट कर देता है। तब यहाँ पर एना जॉन को समझाती है कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं, तुम्हें मारने नहीं आई, बल्कि मैं तो तुम्हारी बेकरी के लिए यहाँ पर आई हूँ, तुम्हें मना करने के लिए कि तुम इस पानी में ना नहाओ क्योंकि असल में ये पानी शहर में से आ रहा है जो कि रेडियो एक्टिव है। तब ये सुनकर जॉन एकदम से घबरा जाता है, इसीलिए वो एना की बात मानते हुए फौरन से ही पानी से बाहर आ जाता है, लेकिन तब तक रेडिएशन उसकी बॉडी में जाकर उसकी पूरी बॉडी में फैल जाती है, जिसकी वजह से जॉन की हालत खराब हो जाती है और उसे वॉमिट्स होने लगती है। तब जॉन फौरन से ही अपनी गाड़ी के पास आकर गाड़ी में से इंजेक्शन निकाल कर खुद को लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे ऐसा नहीं हो पाता, यानी कि वो खुद को इंजेक्शन नहीं लगा पाता। इसीलिए इस चीज में यानी कि इंजेक्शन लगाने में एना उसकी मदद करती है। फिर वो जॉन को अपने घर के पास लाकर उस पर पानी डालकर उसे अच्छे से साफ कर देती है। ऐसा करने के बाद वो जॉन को घर के अंदर ले आती है, जहाँ जॉन की तबीयत अभी भी काफी खराब होती है। अगले दिन एना जॉन के लिए उसकी दवाई लाकर उसे दे देती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, बल्कि उसकी हालत तो देखते ही देखते खराब होती जा रही। लेकिन इसके बावजूद भी एना उसका काफी ख्याल रखती है, उसकी अच्छे से देखभाल करती है। और फिर रात को जब एना जॉन को देखने के लिए आती है तो वो देखती है कि जॉन को तो काफी तेज बुखार है और वो तड़प रहा होता है। इसी वजह से अब एना उसे ठंडे पानी की पट्टियाँ करती है, लेकिन इसके बावजूद भी जब अगले दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, उसको होश नहीं आता, तो इस वजह से एना काफी परेशान हो जाती है और वो सच्चे दिल से जॉन की हेल्थ के लिए प्रे करती है, जहाँ अब एना की दुआ कबूल भी हो जाती है क्योंकि अब देखते ही देखते जॉन की तबीयत ठीक होने लगती है। फिर शाम को जब एना घर के बाहर बैठकर जॉन से बातें कर रही होती है तो तब एना जॉन को एक फोटो एल्बम दिखाती है जिसमें एना के भाई की पिक्चर होती है। साथ ही एना जॉन को बताती है कि असल में मैं यहाँ पर अपने फादर और अपने भाई के साथ रहती थी, लेकिन रेडिएशन की वजह से मेरे फादर की मौत हो गई। लेकिन फिर एक दिन जब मेरा भाई जरूरत का सामान लेने गया तो तब से वो वापस नहीं आया, उसका कुछ भी अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर है, वो जिंदा भी है, ठीक भी है या फिर नहीं। अब ये सुनकर जॉन भी काफी दुखी हो जाता है और वो बड़े गौर से एना को देखने लगता है। फिर अगले
एक दिन जब ऐना खेती कर रही होती है तो तब जॉन उसके पास आकर उससे सवाल करता है कि तुम्हारे पास तो ट्रैक्टर है, तो फिर तुम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती, ऐसे खेती क्यों कर रही हो। ये सुनकर ऐना कहती है कि ट्रैक्टर चलाने के लिए हमें फ्यूल चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। तब ये सुनकर जॉन कहता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गैस स्टेशन है, हम वहाँ जाकर फ्यूल ले आएंगे। तब ये सुनकर ऐना कहती है लेकिन वहाँ पर काम करने वाला कोई वर्कर नहीं है, यानी जो मुझे फ्यूल देगा। ये सुनकर जॉन उससे कहता है कि तुम इतने टाइम से यहाँ पर रह रही हो, तुम फिर भी फ्यूल हासिल न कर सकी। तब ये सुनकर ऐना उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी फ्यूल कहीं न कहीं से ले आऊंगी। इसीलिए अब ऐना जाती है और फ्यूल ले आती है और उस फ्यूल को वो कैन में भर लेती है। अब ऐना को ऐसा करता हुआ दूर से जॉन देख रहा होता है। घर आने के बाद ऐना काफी खुश होती है और वो जॉन का शुक्रिया अदा करते हुए उससे कहती है कि अकेली रहते रहते मेरे जहन से ये बात निकल गई कि मैं वहाँ पर खुद जाकर भी तो फ्यूल निकाल सकती हूँ। जिस पर जॉन कहता है कि हाँ, अकेले रहने से ऐसा फील होता है हमें, क्योंकि मैं भी पिछले काफी टाइम से एक बंकर में रहा करता था। मैं भी वहाँ तुम्हारी तरह बिल्कुल अकेला रहा करता था, जहाँ मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी तो गुजर ही नहीं रही, एक जगह पर ठहर गई हो जैसे। असल में मैं एक इंजीनियर हूँ, इसीलिए तब मैंने ये बात सोच ली कि चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊँ, लेकिन मैं बंकर से बाहर जाकर रहूँगा, आजादी की जिंदगी गुजारूंगा। इसीलिए मैंने खुद ही अपने लिए वो अजीब सी गाड़ी बनाई और वो सूट बनाया बाहर निकलने के लिए। अगले दिन हम ऐना को देखते हैं जो कि मछली पकड़ रही होती है, जहाँ वो एक मछली को पकड़ भी लेती है, जिसे बाद में पकाकर वो जॉन के साथ खाती है और एंजॉय करती है। जहाँ पर ऐना जॉन को बताती है कि पहले मेरे पास जनरेटर था, लेकिन अब तो वो चलता नहीं, वो तो कब खराब हो गया। तब ये सुनकर फौरन जॉन उस जनरेटर को चेक करने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे ठीक करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है, उससे जनरेटर ठीक नहीं होता। इसीलिए अब वो ऐना के साथ वाटरफॉल के पास आता है, जहाँ उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ऐना से कहता है कि हमें लकड़ियों का एक व्हील बनाना होगा, एक काफी बड़ा व्हील, जिससे जैसे इस वाटरफॉल का पानी उस पे गिरेगा तो वैसे ही वो व्हील घूमने लगेगा, जिससे होगा ये कि जनरेटर ऑन हो जाएगा। जॉन का ये आइडिया ऐना को भी काफी पसंद आता है और वो काफी खुश हो जाती है। इसीलिए अब ये दोनों घर आकर लकड़ियों का बंदोबस्त करने का सोचने लगते हैं। यहाँ जॉन ऐना से कहता है कि हम चर्च को तोड़कर इसकी लकड़ियों से एक काफी बड़ा व्हील बना सकते हैं, जितना कि हम चाहते हैं। लेकिन ऐना उसे ऐसा करने के लिए मना कर देती है, क्योंकि जब वो अकेली थी, यानी जब उसका अकेलापन था, तब उसका सहारा सिर्फ और सिर्फ ये एक चर्च ही था। तब यहाँ पर जॉन ऐना को समझाता है और कहता है कि अगर तुम दिल से प्रे करोगी तो तब तो तुम्हें चर्च जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके बावजूद भी अब ऐना को बुरा ना लगे, तो इसीलिए वो जनरेटर को ठीक करने के बारे में सोचना बंद कर देता है, जहाँ बाद में ऐना चली जाती है खेती करने के लिए। अब जॉन एक वीरान पड़ी हुई सुपरमार्केट में आ जाता है, जहाँ पर उसे शराब की कुछ बॉटल्स मिलती है, जिनको जॉन वहीं पर ही बैठकर पीने लगता है। और जब ऐना वहाँ पर आती है तो तब जॉन उसको देखकर ज्यादा ड्रिंक करने लगता है और बहुत ज्यादा नशे में हो जाता है। इसीलिए ऐना जैसे तैसे करके जॉन को घर ले आती है, जहाँ जॉन ऐना पर काफी चिल्लाने भी लगता है, जिस वजह से ऐना उदास होकर नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह जॉन ऐना के लिए नाश्ता लेकर आता है और पिछली रात जिसने ऐना के साथ मिसबिहेव किया होता है वो उसके लिए भी ऐना से माफी मांगता है। तब उसकी माफी सुनकर ऐना कहती है कि इट्स ओके, मैं नाराज नहीं हूँ, रिलैक्स हो जाओ। अब हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों कैंडल लाइट डिनर कर रही होती है, जहाँ ऐना एकदम से बहुत ज्यादा शराब पीने लगती है। हालांकि जॉन उसे इतनी शराब पीने से मना करता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जॉन की एक नहीं सुनती और बहुत ज्यादा शराब पी लेती है। जहाँ बहुत ज्यादा ड्रंक होने की, नशे में होने की वजह से वो अपने होश भी खो देती है। उसको कुछ भी पता नहीं चलता कि वो क्या कह रही है, क्या कर रही है। इसीलिए वो नशे में ही जॉन को शादी के लिए प्रपोज करने लगती है, लेकिन जॉन उसको शादी के लिए फिलहाल मना करते हुए कहता है कि अभी हमारे पास और भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं, इसीलिए हम शादी करने के बारे में बाद में सोचेंगे। जिस पर ऐना मान भी जाती है। फिर अगले दिन ऐना जब अपने डॉग के साथ जंगल में होती है, तभी उसका डॉग उसके पास से भागकर एक आदमी के पास आकर रुक जाता है। यहाँ पर हमें इस आदमी का नाम भी पता चलता है, इसका नाम कैलब होता है, जो दिखने में ठीक नहीं लग रहा था, इनकी उसकी तबीयत खराब लग रही थी और वो मदद में ऐना से पीने के लिए पानी मांगता है। इसीलिए ऐना उसकी मदद करने के लिए उसे पानी देने के लिए अपने घर के पास लाती है। तब उसे देखकर जॉन कैलब पर गन पॉइंट कर देता है। तब ऐना उसे समझाती है, कहती है
कि रुक जाओ, तुम इसको शूट मत करना, ये हमसे कुछ नहीं चाहता, इसको बस पानी चाहिए। इसलिए अब एना कैलब की हेल्प करते हुए उसको पीने के लिए पानी देती है। यहाँ पर कैलब उनको बताता है कि मैं यहाँ पर कुछ दूरी पर बनी एक केव में अपने साथियों के साथ रह रहा था, लेकिन रेडिएशन की वजह से मेरे सारे साथी मारे गए। इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए मैं वहाँ से भाग गया। तो इसी वजह से क्या कुछ दिनों के लिए मैं भी आप लोगों के साथ रह सकता हूँ। तब इस पर जोन उसे घर के बाहर रहने की परमिशन दे देता है। तब इस बात पर एना जोन से कहती है कि हमें कैलब को घर के अंदर ही रख लेना चाहिए। इसीलिए अब वो कैलब को भी घर के अंदर ले आती है। फिर इसके बाद जब भी तीनों खाना खा रहे होते हैं तो यहाँ पर कैलब जोन से सवाल करता है कि आखिर तुम इस तरफ कैसे आए थे। तब ये सुनकर जोन कहता है कि असल में मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ से भागते हुए एक लड़का आया जिसकी उम्र काफी कम थी और उसकी हालत भी काफी खराब लग रही थी। वो लड़का मुझसे मेरा खाना चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेडिएशन का शिकार होने की वजह से कुछ ही देर में उसकी हालत काफी खराब हो गई, जिसके बाद मैं उसे वहीं पर ही छोड़कर इस तरफ आ गया। खाना खाने के बाद एना कैलब को उसका रूम दिखाती है। तब ये देखकर जोन एना को समझाता है कि तुम क्या कर रही हो, अभी तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, इसी वजह से तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम उससे दूर ही रहो। तब ये सुनकर एना कहती है, जोन जी तुम क्या कह रहे हो, तुम मुझ पर शक कर रहे हो, और हाँ अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे उस लड़के के बारे में क्यों नहीं बताया पहले, यानी जो रेडिएशन से इन्फेक्टेड था, जिसको तुम अकेला छोड़कर यहाँ तक आ गई। ये सुनकर जोन कहता है कि एना मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई तुम्हें कुछ बताने की, क्योंकि वो जो बात है शायद उसको तुम सुन नहीं पाती। ये सुनकर एना उदास होते हुए कहती है, मैंने तो अपने फादर को खो दिया और साथ ही मेरा भाई भी गायब हो गया, तो इसीलिए फैमिली को खो देने की वजह से मुझ में बहुत हिम्मत आ चुकी है, मैं सुन लेती। तब उसकी ये बात सुनकर जोनो से सब कुछ बता ही देता है कि वो लड़का असल में कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई ही था, जिसको मैंने शूट करके मार दिया। तब ये जानकर एना एकदम से काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तब ये देखकर जोन उसे माफी मांगता है, जहाँ इस बार भी एना बेचारी उसको माफ कर देती है। अगले दिन जोन कैलब के साथ जंगल में जाता है शिकार करने के लिए, जहाँ वो लोग एक ऑस्ट्रिच का शिकार करके उसे घर ले आते हैं, जहाँ रात में वो उस ऑस्ट्रिच को पकाकर डिनर करते हैं और यहाँ फिर से वो दोबारा उसी व्हील को बनाने की बातें करने लगते हैं। तब यहाँ पर कैलब जोन से कहता है कि व्हील बनाने के लिए हम चर्च को नहीं तोड़ सकते और न ही हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि प्रे करने के लिए चर्च एक काफी अच्छी जगह है, इसीलिए हमें उसे किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान पहुँचाना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस बार एना जोन से कहती है कि तुम्हें जो ठीक लग रहा है तुम वैसा कर लो, मैं तुम्हारे हर काम में तुम्हारा साथ दूंगी, पूरा साथ। जब उसकी बात सुनकर जोन चर्च को तोड़ने के लिए मान जाता है और फिर अगले ही दिन वो तीनों चर्च को तोड़कर उसे व्हील बनाने में लग जाते। अब देखते ही देखते एना और कैलब एक दूसरे के क्लोज होते जा रहे थे, यानी वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब होते जा रहे थे। और ये देखकर जोन को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसे काफी बुरा लगता है। इसीलिए वो एना को अपने पास बुलाकर उसे समझाता है कि तुम जो कर रही हो मुझे उससे बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें पूरा इख्तियार है और इसी वजह से तुम्हारा ये हक भी है कि तुम जिसके साथ चाहो उसके साथ रह सकती हो, यानी चाहे तो मेरे साथ या फिर कैलब के साथ। तब ये सुनकर एना कहती है कि जोन तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना कहने के बाद एना रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि उनका आधा व्हील बनकर तैयार हो जाता है। इसीलिए इस चीज की खुशी में रात को वो सभी कैंडल लाइट डिनर करते हैं, जहाँ फिर वो तीनों एंजॉय करने के लिए तालाब के पास आ जाते हैं, जहाँ वो तीनों तालाब में जाकर एक गेम खेलते हैं, जिसमें कैलब एक बोतल को पानी के नीचे फेंक देता है, जहाँ अब वो दोनों इनकी एना और जोन बारी बारी उस बोतल को ढूंढेंगे। इसलिए अब पहले उस बोतल को ढूंढने के लिए जाता है जॉन, लेकिन उसे वो बोतल वहाँ पर नहीं मिलती। जिसके बाद अब एना जाती है बोतल को ढूंढने के लिए, जहाँ थोड़ी ही देर में एना पानी से बाहर आकर कहती है कि मुझे बोतल मिल गई है, लेकिन वो बोतल मेरे हाथ में नहीं लगी बल्कि वो मेरे हाथ से छूट गई। लेकिन एना की इस बात पर कैलब को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, इसीलिए वो बोतल को चेक करने के लिए एना के साथ पानी में नीचे जाता है। तब ये देखकर भी फिर से जॉन को बुरा लगता है, इसलिए जब वो
दोनों पानी से बाहर आते हैं तो जॉन एना से कहता है कि अब मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। इसीलिए अब वो दोनों डिस्कशन करने के लिए रूम में जाते हैं, लेकिन शराब पीने की वजह से जॉन इतना ड्रंक हो जाता है कि वो सो जाता है। तब ये देखकर एना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो कैलेब के पास जाकर उसके साथ टाइम गुजारती है। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर एना नाश्ते के टेबल पर बैठी होती है, जहाँ तभी उसके साथ में कैलेब आके बैठ जाता है, जिसे देखकर एक बार फिर से जॉन को बुरा लगता है, लेकिन इस बार उसे कुछ गड़बड़ लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि एना यहाँ पर नहीं बैठती और वो खुद ही वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जॉन और कैलेब रील बनाने के आखिरी काम को करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ रास्ते में जॉन कैलेब से कहता है कि तुम्हारे आने से मैं और एना एक दूसरे के काफी करीब आ गए, इसीलिए तुम्हारे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर कैलेब हंसते हुए जॉन से कहता है, जॉन तुमसे झूठ बोला नहीं जाता और झूठ बोलते हुए तुम अच्छे नहीं लगते, पकड़े जाते हो। असल में बात तो ये है कि तुम तो ये चाह रही होगी कि मैं तो यहाँ पर कभी आता ही ना। और अब ये सुनकर जॉन उसकी बात का जवाब नहीं देता। फिर इसके बाद वो दोनों रील बनाने के लिए चले जाते हैं और अब जाकर उनका रील बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है और अपनी मेहनत को पूरा होता देखकर वो दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन जब कैलेब सूट पहनकर रस्सी के सहारे ऊपर आ रहा होता है तो तभी अचानक से उसका पाँव स्लिप हो जाता है, जिस पर जॉन रस्सी पकड़कर उसको बचा लेता है। लेकिन अब जब दूसरी बार कैलेब का पाँव फिसलता है तब दोनों यहाँ पर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। यहाँ पर कैलेब जॉन की आंखों में अपने लिए नफरत देखता है और वो फौरन समझ जाता है कि अब की बार जॉन मुझे नहीं बचाएगा, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब इसके बाद जॉन अकेला ही घर वापस आता है, जहाँ पर एना उसके सामने रिवील करती है कि कल रात मुझसे एक काफी बड़ी गलती हो गई। मैं शराब की नशे में होने की वजह से अपने होश में नहीं थी, इसीलिए मैंने कैलेब के साथ टाइम स्पेंड किया, तो मुझे माफ कर दो जॉन। तब ये सुनकर जॉन एना से कहता है कि एना कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया, रिलैक्स हो जाओ। और कैलेब तो मेरा सूट लेकर यहाँ से जा चुका है और इतने दिन हमारे साथ रहने की वजह से वो हमारा शुक्रिया अदा करके गया है। लेकिन ये सुनकर एना घबरा जाती है, उसे जॉन पर शक होने लगता है, इसीलिए वो फौरन से घर से बाहर आकर देखने लगती है, लेकिन उसे यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता, जिस पर एना एकदम काफी दुखी हो जाती है। लेकिन अब उसे यहाँ पर जॉन पर शक हो जाता है, यानी कि शायद जॉन ही कैलेब को कुछ कर दिया होगा। और अब इसी तरह उदासी में वो कुछ और दिन गुजार देती है। फिर कुछ दिन के बाद उसके घर में लाइट आ जाती है, क्योंकि उसके घर की वायरिंग को जॉन ने जनरेटर से जोड़ दिया था और बाद में जनरेटर को उस व्हील की मदद से चला दिया गया। और अब ये देखकर एना काफी खुश हो जाती है। फिर अगले दिन वो कुछ सामान लेने के लिए अपने घर के स्टोर में आती है, जहाँ उसे एक पियानो दिखाई देता है, जो कि असल में पहले चर्च में हुआ करता था। लेकिन चर्च को तोड़ने के बाद जॉन ने इस पियानो को यहाँ पर रख दिया और अब उस पियानो को एना बजाने लगती है। तब इतनी ही देर में जॉन भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन अब एना जिस नजर से जॉन को देख रही होती है, उसे देखकर हम ये अंदाजा लगाते हैं कि एना को सब कुछ पता चल गया है, यानी कि जॉन ने ही कैलेब को मारा है और साथ ही अब उसका जॉन पर से ट्रस्ट भी उठ गया है। जिसके बाद एना इसी दुख में उदास होते हुए पियानो बजाने लगती है, जहाँ इस पियानो को जॉन भी सुन रहा होता है और